Good morning student. It is lecture for class 11 हिंदी मीडियम RBSC. ओके, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम आपका जो चैप्टर 4 है उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये बताया हुआ है कि रासायनिक बंधन या रासायनिक बंध, जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं तत्वों के मध्य, ठीक है, तो वो क्यों होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना है कि रासायनिक बंध यानी केमिकल जो बॉन्डिंग होती है, रासायनिक बंधन जो होता है वो क्यों होते हैं? क्या कारण है कि तत्व जो है वो अलग अलग नहीं रहते, जब वो पास पास आते हैं तो कुछ अणु बना लेते हैं, और यदि कोई अणु बनता है तो उसके अणु की संरचनाएं क्या होती है, ये चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए, जब क्या हुआ कि बहुत सारे तत्वों को ढूंढ लिया गया, उनको ये मालूम कर लिया गया कि ये परमाणु के रूप में रहते हैं, हर एक तत्व का परमाणु अलग होता है, ठीक है, लेकिन एक ही तत्व के परमाणु जो है वो सभी समान होते हैं. तो रासायनिक बंधन के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जिसमें सबसे पहली जो थ्योरी थी वो थी लेविस कॉजेलिटी. लेविस, और हम कह सकते हैं लुईस कॉजेल. लेविस को छोड़ो, आप लुईस मान लीजिए. लुईस कॉजेल की थ्योरी, ठीक है, लुईस कॉजेल की. लुईस कॉजेल ने क्या कहा? लुईस कॉजेल ने कहा कि जो तत्व है, जब कोई परमाणु जो है वो बंधन क्यों बनाते हैं? स्थायित्व के लिए. किस चीज के लिए? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो रासायनिक बंधन. देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट जो चीज स्टार्ट हुई कि भाई रासायनिक बंधन हो क्यों रहा है, तो लुईस कॉजेल ने कहा कि जो परमाणु है वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बंध बनाते हैं, ठीक है. और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए तो बनाते ही है, साथ में क्या करते हैं? जो बंध बनाते हैं उसमें कौन भाग लेता है? संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कौन भाग लेता है? संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन. संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी तत्व का कोई भी परमाणु है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा है, बड़े यदि परमाणु विन्यास बहुत बड़ा है, किसी का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बड़ा होगा, तो उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे? तो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, ये लुईस कॉजेल ने बताया, और वो बंध बना लेंगे, और बंध बना लेंगे तो क्या है? स्थायित्व तो प्राप्त हो जाएगा परमाणु को. तो लुईस ने कुछ संरचनाएं बनाई, जैसे लुईस की जिनको हम संरचनाएं कहते हैं, उसने किसी भी तत्व को क्या बताया, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है. लुईस संरचनाएं क्या थी? जैसे उसने इस चीज को दिखाया, संरचनाएं, या फिर हम कह सकते हैं लुईस प्रतीक, जिन्हें हम कहते हैं लुईस प्रतीक है. जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है कितना है? 1s2 2s2 2p3, ठीक है. तो संयोजकता कोश क्या है? ये वाला संयोजकता कोश है. वन कोश आपको, अब इससे पहले आप चैप्टर पढ़ चुके, तो आपको क्लियर है कि फर्स्ट कोश कौन सा है और सेकंड कोश कौन सा है. तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड वाला कोश क्या है? बाहर का कोश है. तो इसमें संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 हो गए ना. तो 5 देखिए, ये जो है ये लुईस प्रतीक है. ठीक इसी तरीके से यदि आप ऑक्सीजन का बना रहे हैं तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है. यदि आप किसी और चीज का बना रहे हैं, मान लीजिए सल्फर का बना रहे हैं, तो सल्फर का लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. कितना है इसका? 16. तो इसके बाहर इसका संयोजकता कोश क्या हो गया? ये हो गया. तो इसमें कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है. तो इस तरीके से उसने प्रतीक बताया, ठीक है. और उसने क्या कहा? उसने कहा कि लुईस कॉजेल ने सबसे पहले कहा कि जो परमाणु है वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बंध बनाते हैं. फिर उसने दूसरा नियम दिया कि संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं. और फिर उसने क्या कहा कि उसने इस चीज को भी समझाया, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 तत्व है. एक है 17वां समूह. 17वां समूह क्या है? 17वां समूह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है. ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन ऋणी, इनकी इलेक्ट्रॉन ऋणी तत्वों का समूह है ये, ठीक है. इलेक्ट्रॉन ऋणी का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, ठीक है. और जो पहला समूह है, पहला समूह कैसा है? इलेक्ट्रॉन धनी तत्वों का समूह है. इलेक्ट्रॉन धनी तत्वों का समूह, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, जैसे सोडियम. तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है. ये फर्स्ट समूह का सदस्य है, ये
17वें समूह का सदस्य। अब आप देखो सोडियम के पास क्या है, सोडियम के पास है, सोडियम का विन्यास देखिए 281, ये सबने पढ़ा हुआ है, आप वैसे लिख लीजिए ऐसे लिख लीजिए, ये हम छोटी क्लास में पढ़ते थे 281, और इसके पास कितना है 287, उसका 17 है इसका, ठीक है। अब क्या करेगा, जो प्रथम समूह है वो कैसा समूह है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो इलेक्ट्रॉन धनी तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन एंथैल्पी जो होती है वो बहुत कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो ये किस में बदल जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये जब Cl ले लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो उस टाइम पर जो लुईस कॉजेल है उसने इस तरीके से उदाहरण दिया कि ये जो बंध बन रहा है, तो अब आप देखो जब ये बनेगा तो इसमें विन्यास कैसा रह जाएगा, जो ये बनेगा इसमें विन्यास रह जाएगा 2,8, कितना रह जाएगा 2,8, बार बार इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया और इसने क्या कर दिया 2,8 और 8 इसके पास तीनों, यानी अब स्थायित्व प्राप्त हो गया ना। तो लुईस कॉजेल ने क्या कहा कि कोई भी जो तत्व है उसका जो परमाणु है स्थायित्व, स्थायी, यहाँ पर ये स्थायी नहीं है, यहाँ पर ये भी स्थायी नहीं, क्योंकि इसके पास 7 है और इसके पास 1 है, तो ये दोनों ही स्थायी नहीं है। तो इनको यदि स्थायित्व चाहिए तो ये क्या करेंगे, ये बंध बनाएंगे। तो कोई भी परमाणु जो है वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बंध बनाता है, उसमें संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और फिर तीसरी चीज उसने क्या बताई, तीसरी चीज उसने कहा कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन का या तो क्या होता है, आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों का या तो स्थानांतरण होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यदि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो यदि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है तो कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध बनेगा ट्रांसफर से। इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, इसने लिया, तो ये धनायन बन गया, ऋणायन बन गया, तो आयनों के बीच में जो बंध बना, ये बंध कैसा है, इन दोनों यानी दो आयनों के मध्य जो बंध बन रहा है वो कैसा कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल से जुड़े हुआ है, ये स्थिर वैद्युत बल से जुड़े हुए हैं ये दोनों आयन, बल से धनायन व ऋणायन जुड़े हैं। तो ये जो स्थिर वैद्युत बल है ये किन में पाया जाता है, ये आयनिक यौगिकों में पाया जाता है ये बल, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन का साझा होता, क्या होता, यदि इलेक्ट्रॉनों का साझा होता, तो अब आप देखिए यदि इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, जैसे ये Cl है और ये Cl है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 8 और 7, इसके पास है 2, 8 और 7, ठीक है। यानी संयोजकता कोश में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, समझ में आ रहा है। इसमें भी कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अब इसको भी अष्टक पूर्ण करने के लिए एक चाहिए, इसको भी चाहिए, तो ये क्या कर लेगा, ये साझा कर लेगा और ये भी साझा कर लेगा, ठीक है। तो जब साझा होगा तो कैसा बंध बनेगा, सह संयोजक बंध बनेगा, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से रासायनिक बंध किस तरीके से बनते हैं इस चीज को बता दिया गया। फिर लुईस कॉजेल के बाद सिद्धांत आया ऑक्टेट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया, ये फर्स्ट सिद्धांत था जिसकी 3 चीजें थी, फिर उसके बाद आया ऑक्टेट सिद्धांत, ठीक है। ऑक्टेट सिद्धांत जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है कि प्रत्येक तत्व क्या प्राप्त करना चाहता है, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। क्यों, क्योंकि अष्टक पूर्ण करने, जब वो अष्टक पूर्ण करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, स्थायित्व आ जाएगा। और अष्टक पूर्ण करने के लिए उसका विन्यास कैसा होना चाहिए, NH2NP6 होना चाहिए, ये कहा गया था अष्टक सिद्धांत के लिए। तो अष्टक सिद्धांत जो था कि हर एक तत्व जो है वो अष्टक पूर्ण करना चाहता है जिससे कि उसको स्थायित्व मिल जाए। तो अब जब वो अष्टक पूर्ण तो कर रहा है, लेकिन तो ये सिद्धांत तो जैसे जो आपकी है अक्रिय गैसें हैं, जो अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये सारी की सारी जो गैसें हैं इनका अष्टक पूर्ण है। बाहर का विन्यास क्या है, NH2NP6 है, ठीक है। तो अष्टक पूर्ण होने के कारण ना तो ये किसी से क्रिया करती है, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ऑक्टेट सिद्धांत जो था, अष्टक जो सिद्धांत था, उसकी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी
कि एक तो पहली बात, कुछ तत्व आज कुछ अणु आप ऐसे कह सकते हो ऐसे हो जिनमें कि अष्टक, जैसे अष्टक पूर्ण है, अष्टक अपूर्ण है, आप ऐसे कह सकते हो अष्टक अपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो यौगिक बने हुए हैं, वो अणु बने हुए हैं, जैसे BeCl2, BCl3, BeH2, इन सब में आप देखोगे इसमें अष्टक पूर्ण नहीं है। ठीक है, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है संयोजक का कोश में यौगिक बनने के बाद भी, तो इनका अष्टक अपूर्ण है। होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। ठीक है, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड का देखो, बेरिलियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर ये होती है, बेरिलियम का हाइड्रोजन के पास कितने, हाइड्रोजन का है 1, इसके पास भी 1, हाइड्रोजन के पास 1 ही है ना पहला तत्व पर। बेरिलियम के पास कितना है? 2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 2 और 2। ठीक है, तो अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, लेकिन ये बंध तो बना ही नहीं रहा इतने। ठीक है, तो देखो एक ये हो जाता है, एक ये बंध बन जाता है और एक ये बंध बन जाता है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिर्फ 6 ही है। होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। तो इस तरीके से अष्टक अपूर्ण वाले यौगिक, लेकिन ये यौगिक होते हैं, मतलब ये जो अणु है वो बने हुए हैं और स्थायी है, इस चीज को नहीं समझाया जा सकता। दूसरा नियम क्या था? दूसरा ये था कि अष्टक का प्रसार, कुछ यौगिक ऐसे हैं जिसपे अष्टक नहीं है, अष्टक का प्रसार हो गया है। कैसे? जैसे देखो PCl5, SF6, IF7, जैसे PCl5 देखो, PCl5 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो फास्फोरस में कितने बंध बना रखे हैं? 1 2 3 4 और 5, और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है? 2 होते हैं, तो टोटल में कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ रहा है? यदि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अष्टक का क्या हो गया? प्रसार हो गया। तो फिर भी इसमें ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके के यौगिक जो बन रहे हैं उनको भी नहीं समझाया जा सका, ये अष्टक सिद्धांत की कमी है। फिर तीसरी चीज क्या थी कि कुछ यौगिक ऐसे थे जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु थे, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु, जैसे NO। N के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अभी हमने पढ़ा S2P3 5 है, और इसमें कितने हैं? इसमें है 2 और 6। भाई नाइट्रोजन का कितना है? 7 है ना परमाणु क्रमांक, और ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। तो इसको हम ऐसे तो लिखेंगे, पहले में 2 जाते हैं बाकी के में, तो इसमें 5 है संयोजकता कोश में, इलेक्ट्रॉन 6 है, तो टोटल कितने हो गए? 6 और 5 11, तो 11 तो विषम हो गया। तो विषम इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे NO, N2, इन चीजों को नहीं समझाया जा सकता। क्लियर? तो उसके बाद फिर दूसरा सिद्धांत आए, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लुईस संरचना। किसी भी परमाणु की यदि हमें लुईस संरचना बनानी है, ठीक है, तो लुईस संरचना कैसे बनाएंगे, और उस पर जो आवेश है, जो फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, उसको हम कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो अब हम उसको पढ़ते हैं। तो देखिए लुईस संरचना आपको हरेक तत्व की, हरेक अणु की बनानी आनी चाहिए, क्योंकि यदि आप उसकी संरचना, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको यहाँ एक एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, उसके बाद आप अपनी किताब में जो जो भी एग्जाम्पल दिए या एग्जैक्ट एक्सरसाइज के पीछे के जो क्वेश्चन दिए हुए उन्हें कर देखेंगे। यदि आपको कोई नहीं आएगा तो आप पूछेंगे। क्लियर? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आपको रूल बता देती हूँ, क्योंकि जब आपको रूल पता होगा तभी आप उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, लुईस संरचना बनाने के लिए जो नियम दिए हुए हैं वो क्या है? पहला नियम है तत्व के समस्त अणु या आयन के समस्त तत्वों
के समस्त तत्वों के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन प्लस यदि ऋणायन है, यदि ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस हो जाएंगे और जो धनायन है, धनायन के इलेक्ट्रॉन सॉरी ऋणायन के जुड़ जाएंगे और धनायन के घट जाएंगे। इस तरीके से का योग, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है, जिसको हमने इस सिंबल से बताया VE से, आप ऐसा समझ लीजिए VE से आपको, ठीक है। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, दूसरा आप है आवश्यक इलेक्ट्रॉन, आवश्यक इलेक्ट्रॉन। दूसरा पॉइंट क्या है, अष्टक हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहेंगे RE से, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तीसरे साजिद इलेक्ट्रॉन, साजिद इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, साजिद का मतलब जो साझा कर रहे हैं, जो बंद में भाग ले रहे हैं, जिन्हें हम बंदी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड SE, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फिर फोर्थ है अबंधी इलेक्ट्रॉन। अबंधी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन में भाग नहीं ले, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं ले रहे, ये कौन से हो गए, नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये समझ में आ गया। इस तरीके से आप बंध बनाएंगे। फिर पांचवा नियम क्या है, जिस तत्व की विद्युत ऋणता, जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम है उसे केंद्रीय परमाणु मानेंगे, उसे क्या मानेंगे, केंद्रीय परमाणु मानेंगे, ठीक है। और यहां पर आपके जो साजिद इलेक्ट्रॉन आए हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और छठा देखिए, साजिद इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, बंधों की संख्या, ठीक है। कैसे करेंगे अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आए कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उसने दिया O3, एक अणु दे दिया O3 और कहा कि लुईस संरचना बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पहले आप देखेंगे कि ये अणु है कि आयन है। ये अणु है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं, इसका मतलब ये अणु है। इसके संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन कौन से वर्ग में है, देखो कौन से वर्ग में है, S2P4, संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 16वें वर्ग में है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो एक के पास 6 है, तो VE कितना हो गया, VE हो गया, एक के पास 6 है, 3 के पास कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। अब अष्टक हेतु आवश्यक है, अष्टक यानी हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि अष्टक, एक ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए टोटल कितने, एक तत्व जो है उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 3 को कितने की इलेक्ट्रॉन को जरूरत होगी, 24 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, ठीक है। अब साजिद इलेक्ट्रॉन जो हम निकालेंगे, वो साजिद इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, RE में से VE को घटा देंगे। तो अब आप देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, साजिद इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल रहे हो, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, घटा दिया, ठीक है। अब साजिद इलेक्ट्रॉन का यदि मैं आधा कर दूं तो बंधों की संख्या आ जाएगी, नीचे नीचे लिखा है बंधों की संख्या, बंध कितने हो गए, 3, क्लियर।
यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रही हूँ? ठीक है। अब जिस तत्व की विद्युत ऋणता, अब आपके पास सारे के सारे ऑक्सीजन ही है, ठीक है, तो आपने सब कुछ निकाल लिया। अब आप देखिए कैसे बनाएंगे। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन के परमाणु है, तीनों में केंद्रीय परमाणु कोई बनेगा ही नहीं क्योंकि सबकी विद्युत ऋणता समान है। तो बंधों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है बंध से। यहां तक समझ में आ गया? अब आप हर एक का अष्टक पूर्ण कर लो। इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास देखो हर एक के पास 8 होने चाहिए। 2 4 6 8, 2 2 2 4 6 और 8 और 2 4 6 और 8। क्लियर? ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब अबंधी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? अबंधी, जो बंधन में भाग नहीं ले रहे। और ये कौन से है? बंधी। समझ में आ गया? क्लियर? इस तरीके से करेंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल और देख रहे हैं। अब आप देखिए, अब की बार मैंने अणु नहीं दिया, अब की बार मैंने आपको आयन दिया है, NO3-। अब आप देखिए मैं यहाँ पर बताती जा रही हूँ, उसके बाद आप सारे एग्जाम्पल खुद करेंगे। NO3 की पहले संरचना बनानी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? संयोजकता कोश के V माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं। कितने हो गए? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 3 2 5। नाइट्रोजन में संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। और एक ऑक्सीजन में 6 है तो 3 में कितने हो गए? 6 3 18। 18 और 5 23। और आपको लिखा है यदि कोई ऋणायन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 24। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद हम निकालेंगे, देखो कैसे आया है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 5 + 6 गुणा 3 प्लस 1 प्लस 1 का मतलब ऋणायन के ऊपर जो आवेश था, ये ऑक्सीजन की संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन और ये नाइट्रोजन के। ठीक है। अब आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? टोटल परमाणु कितने हैं? 4 है तो कितने चाहिए? 8 चौक 32, 32 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर? अब आपके पास आ गया साजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। शेयर साजित या बंधी, दोनों ही। साजित का मतलब होता है बंधी, यहाँ लिखा है ना बंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कैसे निकालोगे? इसमें से इसको घटाओगे तो कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 32 में से 24 गए। और यदि इसको डिवाइड कर दोगे तो बंधों की संख्या आ जाएगी। बॉन्ड्स की नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग अलग तत्व हैं, तो किसकी विद्युत ऋणता कम है? नाइट्रोजन की कम है, क्योंकि इससे पहले पीरियड में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो नाइट्रोजन की कम है। तो नाइट्रोजन तो केंद्रीय परमाणु हो गया, ऑक्सीजन 3 पर है और 4 बंध से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? ऐसे संरचना बना लेंगे। ठीक है। अब आप देखो अष्टक पूर्ण कर लो। ठीक है। चार्ज क्या है? -1, -1 आवेश है ना, NO3 के ऊपर -1 आवेश है। ठीक है। ये संरचना हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इस तरीके से हम बनाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आपने जो संरचना बनाई है वो सही बनी है कि नहीं बनी है। इसके लिए हम इस पर क्या करते हैं? इस पर हम फॉर्मल आवेश की गणना करते हैं। फॉर्मल आवेश की गणना, तो फॉर्मल आवेश की गणना जो करते हैं वो हम कैसे करते हैं? उसके लिए भी हमारे पास एक नियम है क्या कि फॉर्मल आवेश की जब आप गणना करेंगे, जो फॉर्मल चार्ज है उसके आप जो गणना करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है VE माइनस NSE माइनस हाफ SE। क्या है ये? प्रत्येक तत्व पर फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है। कैसे? V का मतलब आपको पता है, मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है, ये संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, अबंधी इलेक्ट्रॉन, बंधी इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो देखिए अब हमने ये जो बनाया है ये सही बनाया कि नहीं बनाया, इसके लिए हम इस ऑक्सीजन को पहला परमाणु दे देते हैं, इसको दूसरा,
इसको तीसरा और इसको चौथा। यानी आपको जब आप फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, तो आपको हर एक तत्व के पर गणना करनी है। तो पहली ऑक्सीजन के ऊपर मैं गणना कर रही हूँ फॉर्मल चार्ज, पहली ऑक्सीजन पर, ठीक है। इस पर ऑक्सीजन का संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अभी अभी हमने देखा था, कितने हैं, 6, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस अवंती इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नॉन शेयर्ड अवंती इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 4, 6, ठीक है, माइनस हाफ साजिद इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 से 2 गया 1, टोटल कितना आ गया, -1 आवेश आ गया, क्लियर। अब आप दूसरी ऑक्सीजन पर जाइए, इस ऑक्सीजन पर इसकी संयुक्ता कोश के इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है, ये भी 6 ही है, असाजिद, और बंध भी एक ही है, इक्वल्स टू -1, क्लियर। अब तीसरी ऑक्सीजन पर आइए, तीसरी ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन है तो 6 ही होगा संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखिए, यहां पर असाजिद नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ठीक है। हाफ बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ठीक, कितना बच गया, 0, क्लियर। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। इस ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट किया है हमने। ये ऑक्सीजन तो देखो दोनों सेम है, क्योंकि इसके पास भी 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसके पास 2 ही लोन पेयर है। तो पहले साजिद में से फिर आपने लोन पेयर को माइनस किया, -12 × 4 क्यों, क्योंकि बंध कितने बन रहे हैं, 2, तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 0 हो गया। अब फोर्थ एटम पर आ जाइए, चौथा परमाणु क्या है आपका, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 माइनस, ठीक है, 5 तो संयुक्त कोश में इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास देखिए, इसका 2, 4 और 4, 8, तो इसके पास नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, लोन पेयर एक भी नहीं है। हाफ इंटू साजिद इलेक्ट्रॉन, देखो साझा कितना कर रहा है, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहा है, तो ये कितना बच गया, इसके बाद देखो ये आ गया, देखो यहाँ से 2 चौके 8, 5 में से 4 गया, +1। ये सब काट लोगे आप, यहाँ से काटोगे तो उसी हिसाब से तो कैलकुलेशन करके आएगा। तो इसके पास आ गया +1। अब आप देखो, यानी एक के पास +1 है, एक के पास -1 है, तो +-1 क्या हो गया, 0, कैंसिल आउट हो गए। तो पूरे जो चारों तत्व है उस पर कैसा आवेश रह गया, -1, और हमारा भी कैसा आवेश आ रहा है, -1। तो हमने जो संरचना बनाई है उस पर आपको प्रत्येक तत्व पर, प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश की गणना करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ लिया है। इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, तो आप इसको देखें, कुछ नहीं आता तो पूछें।